हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम 5वीं क्लास की हिंदी की बुक का सेकंड चैप्टर यानी कि दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये पाठ एक कहानी है और आपको कहानी की तरह ही इसको पढ़ना और समझना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है फसलों के त्योहार, यानी वो त्योहार जो कि फसलों से जुड़े हुए हैं या फसलों के ज़रिए मनाए जाते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ पे खिचड़ी का मतलब वो खिचड़ी नहीं है जो हम खाते हैं। ये एक त्योहार होता है जो कि जनवरी के आसपास मनाया जाता है। तो ये उस त्यौहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, यानी ये सर्दियों का मौसम है और सूरज नहीं निकल रहा है और इस वजह से सर्द से सभी परेशान हैं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग देख केरा के पत्ता आइल कि ना। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है जिसका नाम है चापाकल। चापाकल का मतलब होता है वो नल का जिससे चलाने से पानी निकलता है, उसको कहते हैं चापाकल। और ये जो भाषा है ये यूपी बिहार की साइड बोली जाती है। यानी कि ये क्या कह रखा है कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल कि ना। तो यहाँ पे कोई किसी को बोल रहा है कि जाओ भागो और देखो केरा, मतलब यहाँ पे केला है, तो केले के पेड़ में केले के पत्ते कोई हैं, उसमें आए हैं या नहीं आए हैं। आज ई लोग के उठे के नईखे का, इसका मतलब है कि क्या आज इन लोगों को उठने का मन नहीं है, क्या ये लोग नहीं उठेंगे। बोल जल्दी तैयार होखस, तो बोलना है उन्हें कि वो जल्दी तैयार हो जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकनाते देता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि खिचड़ी यानी ऐसे मौसम जो कि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है वो इन्होंने कभी पहले नहीं देखी है। और सारा देह का मतलब है पूरा शरीर, और कनकना मतलब काँप रहा है ठंड से। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे है सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। तो मचिया यहाँ पे है चारपाई। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, यानी जैसे हमारी दादियों के बाल होते हैं सफ़ेद रुई की तरह, वैसे ये भी हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार का मतलब होता है लाइन, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। यानी केले के पत्ते को एक थाली के रूप में रखा हुआ है और उसके ऊपर गुड़, चावल, तिल, उसके छोटे छोटे से ढेर रखे हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। यानी सभी परिवार के सभी लोगों ने उसको बारी बारी से उसको छुआ और उसको प्रणाम यानी कि उनसे नमस्ते किया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दिदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें
दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है यानी खिचड़ी का त्यौहार है और इस दिन खिचड़ी खाई जाती है और दही चूड़ा खाया जाता है। ठीक है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी यानी कि उनके टीचर विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। यानी आप इसको स्कूल में मनाओ या घर मनाओ, किसी परिवार के साथ मनाओ, दोस्तों के साथ मनाओ, टीचर्स के साथ मनाओ, किसी के साथ भी मनाओ, पर त्यौहार की खुशियों का मज़ा अलग ही होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। यानी कुछ लोग तो इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके खेत में नई नई फसलें आ गई हैं, और कुछ लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि अब सर्दियों का मौसम जाने लग गया है और अब धीरे धीरे गर्मियाँ आएंगी। तो आपने सुना होगा लोरी जिस दिन मनाई जाती है उसी दिन खिचड़ी भी मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में इस त्यौहार का अलग अलग नाम होता है और लोग अलग अलग वजह से इस त्यौहार को मनाते हैं। आगे पढ़ेंगे। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। यानी ये सारे अलग अलग राज्यों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो फसलों से और खेतों से जुड़े हुए हैं, उनकी पैदावार से जुड़े हुए हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। यानी कुछ त्यौहार जनवरी में, कुछ अप्रैल में, इनके बीच में ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं फसलों की खुशी में। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। यानी झारखंड में जो सरहुल मनाया जाता है त्यौहार, वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। यानी अलग अलग लोग जो कहीं अलग अलग जगह पर रहते हैं उसको वो अलग अलग समय में मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी का मतलब होता है वो लोग जो किसी जगह के मूल निवासी हैं, मतलब वो वहीं पे हमेशा से रहे आए हैं, उनको हम कहते हैं आदिवासी। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। यानी पेड़ पौधे, जानवर, इन सब की पूजा करते हैं आदिवासी लोग। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं।
चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। यानी लोग इस दिन अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं और नाचते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अगले दिन वे नृत्य का मतलब होता है डांस करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। देखिए, ये जो आदिवासियों की ये जो परंपरा है कि खुश होना और पौधे लगाना, ये बहुत ही ज़्यादा हमारी पृथ्वी के लिए भी अच्छा है कि हम जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे हमारी पृथ्वी उतनी ही साफ़ और स्वच्छ रहेगी, हमारी हवा उतनी ही ज़्यादा स्वच्छ रहेगी और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। यानी जिस अनाज की पूजा की जाती है उसको रख दिया जाता है और उस धान को यानी उस अनाज को अगले मौसम में फिर बीज के रूप में बोया जाता है खेतों में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार, उसको हम कहते हैं पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें यानी चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं और सर्दियों में काट ली जाती हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुन हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मतलब कि बर्तन के चारों तरफ हल्दी साबुत, पिसी हुई नहीं, साबुत जो हल्दी होती है उसको चारों तरफ बांध दिया जाता है। आगे है, यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो ये तो हो गया तमिलनाडु के बारे में। अब हम पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। यानी इस दिन गुजरात में अगर आप हैं तो आपको आसमान में सिर्फ और सिर्फ पतंगे अलग अलग रंग की बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी। आगे है, कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे कि डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गठेरी पिरोई जाती है। मतलब आप देखेंगे जो जितना भी ये सब काम कर रहे हैं ये फसलों से या फिर पेड़ पौधों से मिला हुआ सामान ही है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं आगे वो देखते हैं। कौवा आओ घुघुत आओ ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी।
इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है तो लोग ठंड से ठिठुरते रहते पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना और आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और क्या कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये पूरा पाठ था जो हमें ये बताता है कि हमारे देश यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में अलग त्यौहार मनाए जाते हैं जिनका नाम तो अलग होता है पर उनके पीछे कारण एक ही होता है, जो कि है फसल और उनका उगना। तो नई फसल जब उगती है तो अलग अलग राज्यों में लोग बहुत खुश होते हैं और अपने तरीके से, अलग तरीके से वो खुशियाँ मनाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत, जो कि एक बहुत बड़ा देश है, इसमें अनेकता होते हुए भी एकता है और इस तरह से हमारा देश एक साथ एकजुट होकर रहता है। थैंक यू।